इसका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है। देखिए, स्टेट फंक्शन है और एक पाथ फंक्शन भी होता है। तो केवल दो ही ऐसे पाथ फंक्शंस हैं जिसमें से एक है हीट और दूसरा है वर्क। ये दोनों ही पाथ फंक्शंस हैं, लेकिन इन दोनों का जो सम है, राइट, विच इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो ये चीज जो है वो कहलाता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके आगे आपको हमेशा डेल्टा नजर आएगा। राइट, सो डेल्टा इसकी पहचान है कि ये स्टेट फंक्शन है। और क्यू के आगे या डब्ल्यू के आगे कभी भी आप डेल्टा नहीं यूज करते हैं, ना ही लगाना चाहिए भी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया है, एक क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर है, यानी कि डबल वॉल्ड है, इस तरीके से डबल वॉल्ड है, इंसुलेटेड है, राइट। और इसके अंदर इस लिक्विड को स्टिर किया गया है पैडल से, ताकि उसका टेम्परेचर राइज हो सके। और इनमें से कौन सी बात जो है ट्रू हो सकती है? तो देखिए, ट्रू बड़ा ही सिंपल है। अगर ये कंटेनर अगर इंसुलेटेड है तो इसमें से हीट जो है वो कोई चेंज नहीं होगी, तो क्यों इसका जीरो होना चाहिए। और ऐसा हमारे पास केवल ए ऑप्शन में ही है, राइट। ओके, और क्योंकि यहाँ पे हीट जीरो है, मैं बाकी ऑप्शन ये बता सकता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपस में आपको कभी और ऑप्शन आ जाए। तो जो भी इसका वर्क होगा, वर्क मतलब कि जो एनर्जी हम इसमें मैकेनिकली जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी, वही एनर्जी जो है हमेशा इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगी। ठीक है, और वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए, कोई जीरो नहीं होगा, राइट। ओके, अब इस इक्वेशन में से चारों में तीनों में से कौन सा इक्वेशन सबसे करेक्ट है, राइट। करेक्ट इक्वेशन कौन सा होगा? देखिए, जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है, तो मैं आपको अगर करेक्शन इसमें सही बताऊं, तो आप कभी भी इस जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डेल्टा यूज किया है वो पाथ फंक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे डेल्टा नहीं होना चाहिए था, इनफैक्ट यहाँ पर होना चाहिए था केवल क्यू। तो यहाँ डेल्टा नहीं होना चाहिए, शुड बी क्यू। तो क्यू माइनस डब्ल्यू जो यहाँ भी इक्वेशन में आएगा वो करेक्ट हो सकता है, राइट। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होता अगर यहाँ पर डेल्टा ना होता तो। अब क्योंकि यहाँ पे डेल्टा है तो इसका वैसे ऑप्शन होना चाहिए नन ऑफ दीज, लेकिन मुझे ये डेल्टा जो है बाय मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ बाय मिस्टेक है, तो मैं इसको अगर कट ऑफ कर दूं तो यहाँ से मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। आप देखेंगे कि यहाँ भी डब्ल्यू के आगे और क्यू के आगे डेल्टा दे रखे हैं, यहाँ डेल्टा दे रखे हैं, ये सभी बता रखा है कि जो वर्क है या जो हीट है वो स्टेट फंक्शन है, जो कि सही नहीं है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए अगर फ्री एक्सपेंशन है एडियाबैटिक, राइट, आइडियल गैस के लिए, तो इस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? अब देखिए, क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब कि देयर इज नो फोर्स जो कि इस एक्सपेंशन को अपोज कर रहा है, राइट। सो अगर कोई अपोज ही नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली जो वर्क होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, तो वर्क जीरो होना चाहिए। और क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशन मीन्स ए डायबिटिक कंडीशन मीन्स देयर इज नो चेंज इन हीट, सो Q should be zero, work should be zero, और because यहाँ पे heat zero है, work zero है, so there is no flow of energy and hence there should be change in temperature also be zero, right? So इसका ऑप्शन A करेक्ट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दे रखा है क्या, आइसोथर्मल कंडीशंस हैं, राइट। और टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। एक गैस है जो कि एक्सपैंड हो रही है, और यहाँ पे जो भी गैस है, अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो हम इसको आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं। तो खैर ये गैस एक्सपैंड हो रही है, और देखिए इसका वॉल्यूम जो है 0.1 लीटर से 0.25 लीटर बढ़ चुका है, यानी कि 0.15 लीटर का इसमें डिफरेंस या चेंज आ चुका है। और ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार इस पे हो चुका है ये काम, राइट। यहाँ पर गिवन है कि 1 लीटर बार को हम 100 जूल जो है ये लेके चल रहे हैं, 1 लीटर बार को 100 जूल। तो कितना वर्क डन होगा इस गैस का? अगर ये चीज अवेलेबल नहीं हो तो भी आप देख सकते हैं कि जो वर्क डन है दैट शुड बी P टाइम्स द चेंज इन द वॉल्यूम, राइट। और मैं यहाँ माइनस साइन इसलिए पुट करूंगा बिकॉज यहाँ पर जो एक्सपेंशन है इसके कारण मैं यहाँ पे माइनस साइन पुट करूंगा, राइट। तो ये जो माइनस है प्लस है, ये आपका वेरिएबल होता है। ओके, अब क्योंकि मेरे पास प्रेशर जो है वो 1 बार का है, चेंज इन वॉल्यूम 15 आ गया, सॉरी प्रेशर 2 बार का है, सो आई विल जस्ट पुट हियर 2 टाइम्स द
30, राइट, एंड नो 2 टाइम्स द 15, तो मेरे पास ये ऑप्शन आना चाहिए 30 विद नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन यहाँ जस्टिफाइड क्या करता है, क्योंकि गैस एक्सपैंड हुआ है तो गैस की जो एनर्जी है वो एक्सपेंड हो चुकी है इस एक्सपेंशन को करने के लिए, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन आपको जरूर नजर आना चाहिए। सो इट शुड बी बी ऑप्शन एज राइट आंसर। यहाँ पर ये बात मेंशन करने वाली है कि जो ये डेल्टा वी है, इस डेल्टा के किसी भी डेल्टा का मतलब हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल होना चाहिए। तो अगर आप 0.25 माइनस 0.1 करेंगे तो आपके पास 0.15 ही आएगा, राइट। और आपको माइनस साइन यहाँ पुट कर लेना है, बिकॉज माइनस साइन इंडिकेट करता है कि एक्सपेंशन का। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल वे से देखें कि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो आप ओके मैं इसको अगर यहाँ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता हूँ इस जगह से, तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट बन जाता है। और आप अगर ध्यान दें तो आप यहाँ पर साफ देखते हैं कि गैस एक्सपैंड्स, और जब भी गैस एक्सपैंड होगी तो जो वर्क डन है यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी वो बिकॉज ऑफ गैस होगा, तो गैस की एनर्जी जो है यहाँ पे यूज्ड अप हो जाएगी और आंसर हमारा माइनस में आना चाहिए। और एक ही आंसर केवल माइनस में है, बाकी सभी जो है वो प्लस में है, राइट। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि नीट में आता 2019 में। ओके, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रिवर्सिबल एक्सपेंशन है किसी आइडियल गैस का और आइसोथर्मल और एडियाबैटिक कंडीशन, ये ध्यान रखिए। अगर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और एडियाबैटिक का मतलब हो जाता है कि काफी फास्ट है, राइट। फास्ट इसलिए बिकॉज एडियाबैटिक में हीट चेंज नहीं होता है, तो हीट चेंज होने के लिए टाइम लगता है, एंड देयरफॉर वी हैव ए फास्ट प्रोसेस। तो फास्ट का मतलब होगा देयर इज नो चेंज इन हीट, राइट। और यहाँ पे आपको प्रोसेस शो किया गया है ए से बी। आप देखेंगे जो ए से बी है उसमें आप देखेंगे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, राइट। और ए से सी जो है ये दे रखा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हालांकि यहाँ पे क्योंकि ए से बी को आइसोथर्मल बोला भी गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्टेट ए पर जो टेम्परेचर था वहां यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो चेंज हो चुका है स्टेट बी के लिए। और वैसे जो अब आप ए से सी में जाते हैं तो आप देखते हैं कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सभी कुछ अचानक से चेंज होके सी स्टेट के अकॉर्डिंग पीसी, वीसी, टीसी दे दिया है, राइट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि जो आइसोथर्मल की एंट्रोपी चेंज है क्या वो एडियाबैटिक के कंपैरिजन में ज्यादा होगी? क्या टी ए और टी बी जो टेम्परेचर्स हैं यानी कि आइसोथर्मल के वो इक्वल होंगे? तो हाँ, ये इक्वल तो होंगे ही। और यहाँ पर जो वर्क डन है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होता है, बिकॉज ये प्रोसेस स्लो होता है, राइट। स्लो होता है मतलब कि यहाँ पर मैक्सिमम अपोजिंग प्रेशर होता है, इसलिए आइसोथर्मल में हमेशा वर्क डन ज्यादा होता है देन द एडियाबैटिक, राइट। और इसी कारण से जो इसका एंट्रोपी चेंज है वो भी इसमें मैक्सिमम हो जाता है, बिकॉज प्रोसेस काफी स्लो होता है। तो इसका ए भी करेक्ट ऑप्शन है। अब डी ऑप्शन इसका गलत है, राइट। डी ऑप्शन गलत है क्योंकि जैसे ही एडियाबैटिक वर्क होगा तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर है, राइट, एक्सपैंड होने के बाद देखिए जब भी एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर मैं एक परफ्यूम की बॉटल को एक्सपेंशन कर दूं, मैं इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो आप देखते हैं क्या एक्सपीरियंस आपको महसूस होता है। आप देखते हैं कि टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है, लोअर डाउन। तो अगर स्टार्टिंग टेम्परेचर अगर टी ए है और फाइनल टेम्परेचर टी सी है तो टी सी शुड बी लोअर, राइट। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए था। तो हमें पूछा गया क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। ओके, अब देखिए 7th क्वेश्चन भी वैसे ही है। अब देखिए साफ साफ लिखा है आइडियल गैस एक्सपैंड हो रहा है आइसोथर्मली, राइट। ओके, सो जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, सो वर्क डन, यहाँ पे फिर गलती होगी। यहाँ देखिए लिखा आइडियल गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली, सो वर्क डन बाय द गैस होना चाहिए, यहाँ पे नॉट ऑन द गैस, इट शुड बी बाय द गैस। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होना चाहिए? कम से कम या तो बी होना चाहिए या फिर डी होना चाहिए, राइट। सो बी और डी दोनों में से कोई भी करेक्ट होना चाहिए, बट इट शुड बी विद नेगेटिव साइन। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि क्योंकि इसकी इक्वेशन वही होती है कि पी डी वी होता है, और हमारे पास यहाँ पे जो पी है प्रेशर दैट इज 10⁻⁵। तो अब आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 1/1000 है, इट इज 1/1000, और ये दे रखा है 1/100, राइट। तो आपके पास जो चेंज निकालना है वॉल्यूम का that should be 10⁻⁻² minus 10⁻³
राइट। सो मैं इसको अगर सॉल्व आउट करूंगा तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा कि मैं इसको यहाँ लिख लूंगा 10⁻³ एज ए कॉमन, और मैं यहाँ पर लिखूंगा 10⁻1। आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके ये सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। ओके, सो 10⁻1 मेक्स 9, सो इट इज 9 टाइम्स 10⁻³ जो कि मेरे पास आ गया d इन dv। ओके, और इस dv को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा प्रेशर से जो कि 10⁵ है। तो अब आपके पास हिसाब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 2 जीरो का डिफरेंस आएगा जो कि फर्स्ट में है, बी केस में इसमें है, राइट। और रही बात किलो जूल और जूल की, तो बड़ा सिंपल है क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब ये सभी लोग SI हैं, तो फिर यहाँ पे भी 900 जूल SI है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जो SI है वो जूल है ना कि किलो जूल है। ऑलराइट, इसी के नक्शे कदम पे ये भी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर गैस को एक्सपैंड किया गया है और यहाँ पूछा गया कि द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन जूल्स। यहाँ पे फिर गलती है, आप देख सकते हैं यूनिट शुड नॉट बी प्लूरल, राइट। सो द एनर्जी ऑफ द गैस इन जूल विल बी सो आइदर A और B। तो इसमें कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि फाइनल वॉल्यूम 4.5 है, 4.5 ये 2.5 है, तो जो डिफरेंस आता है वो 2 का आता है, राइट। 2 गुना 2.5, तो 2 गुना 2.5 आता है मेरे पास केवल 5 पर। जो यूनिट्स होंगे वो होंगे लीटर, बिकॉज वॉल्यूम लीटर में है, टाइम्स एटमॉस्फेयर, और हमें आंसर दे रखा है जूल में, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है 101 जूल के बराबर। तो 5 वाला कितना होगा, 505 के बराबर होगा। सो इसका आंसर बी ही होगा। ऑलराइट, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, आपको CPU/CV का रेशो पूछा गया है, राइट। इसको हम पोज़ून रेशो बोलते हैं, पोज़ून रेशो, राइट। और यहाँ पर जो रेशो है वो 1.67 है, लेकिन ये रेशो आ जाता है CP/CV से। अब क्योंकि जो CV है वो 3/2R होता है CV, और जो CP है वो इसमें बस आप एक और जोड़ लेंगे R, तो आपके पास आ जाएगा 5/2R, राइट। अब जब आप रेशियो लेंगे CP/CV का, तो आप देखते हैं कि 5/2/3/2 दैट मीन्स 5/3 मीन्स 1.67। 10th क्वेश्चन बहुत इजी, फ्री एक्सपेंशन है गैस का। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा फ्री, फ्री एक्सपेंशन मतलब वर्क डन 0, और एडियाबैटिक कंडीशन है मतलब इसका जो क्यू है क्यू भी 0 होना चाहिए, राइट। ओके, अब अगर वर्क 0 है, क्यू 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर विल आल्सो बी 0, राइट। ये क्वेश्चन रिपीटेड, हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके यहाँ 3 मोल्स हैं आइडियल गैस के जो कि एक्सपैंड हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली इनटू ए वैक्यूम, राइट। सो वैक्यूम में अगर एक्सपैंड हो रहे हैं तो जो वर्क डन, और यहाँ फिर नहीं लिखा हुआ कि वर्क डन बाय द गैस है, अब जो भी है खैर यहाँ बाय द गैस हो या ऑन द गैस जो भी है, वो नेट वर्क डन जो है वो 0 होगा, बिकॉज फ्री एक्सपेंशन यदि वैक्यूम में हो रहा है तो उसको कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। सो आपको इस गैस को एक्सपैंड होने के लिए कोई भी वर्क या कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ रही है, और इस बात को हम कहते हैं कि जो वर्क डन है वो 0 आएगा। Assume that each reaction is carried out in an open container, right? और इसमें से किस केस के डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होंगे। अब ये बात क्लियर सी है कि जो डेल्टा H है वो डेल्टा E में जो वर्क डन है एक्सपेंशन का NGRT उसको जोड़ के इक्वलाइज होता है। अब क्योंकि रिएक्शन जो है वो ओपन में है, तो हम इंथैल्पी चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि इंथैल्पी चेंज के बारे में बात पूछी जा रही है, और वो किस कंडीशन में इक्वल होंगे। तो अगर ये डेल्टा N यानी कि नंबर ऑफ गैशियस मोल्स अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में ये इक्वल हो जाएंगे। दोनों साइड अगर गैशियस मोल इक्वल है तो चेंज 0 होगा, जैसा कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा है। 1 मोल गैस का इस तरफ है, 1 मोल इस तरफ है गैस का, और यहाँ पर आपके पास 2 मोल दिख रहे हैं गैस के। सो नेट 2 मोल्स इसके रिएक्टेंट साइड में भी है, यहाँ पे भी रिएक्टेंट में भी 2 मोल्स है, प्रोडक्ट में भी 2 मोल है, राइट। सो चेंज जो है मोल्स में वो 0 आएगा। सो इसका ऑप्शन करेक्ट बी है। और यहाँ पर आप बाकी के भी ऑप्शन दे सकते हैं कि यहाँ पर 2 मोल्स जैसे वाटर के दे रखे गैस के, यहाँ 3 मोल्स हो गए गैसेस के, यहाँ 1 और 2 है, तो इस तरीके से वेरिएशन है इसके अंदर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब। वेल डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर ही होता है। 4 से 6 डेसीमीटर क्यूब इसमें एक्सपैंड हो गया, यानी कि नेट वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया 2 लीटर का या 2 डेसीमीटर क्यूब का। और फिर इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि क्योंकि एक्सपेंशन है तो आंसर जो है हमारे पास वो नेगेटिव होना चाहिए, राइट।
और अगर आप 2 गुना 6 और 2 गुना 3 करें तो आपका 6 लीटर एटमॉस्फेयर आ जाएगा। और क्योंकि 1 लीटर एटमॉस्फेयर 101 के ऊपर होता है तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए इट शुड बी times 101, that is 608 with negative sign. Why? Because it is expansion work. ओके ये क्वेश्चन जो अभी पिछले 12th क्वेश्चन जैसा ही है कि जिसमें डेल्टा एच और ई को बराबर किया था। आप देख सकते हैं कि इसमें हमें डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई के पूछा गया वो किसके इक्वल होता है, तो दैट इज डेल्टा एन टाइम्स आर टाइम्स जी। तो आर टी यहाँ ऑलरेडी हर एक में है, मुझे डेल्टा एन पता करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास टोटल 3 गैसेस हैं, इसको नहीं काउंट करना है, और यहाँ पे 5 गैसेस हैं, राइट, और एक ये भी गैस है, राइट। तो यहाँ पे टोटल 6 गैसेस हो गए, यहाँ पे 3 हैं। सो आप देख सकते हैं गैसेस के जो मोल्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं 3, ये नेगेटिव मतलब रिड्यूस हो गया 3। सो व्हाट इज द आंसर? डेल्टा एन की वैल्यू होगी -3, सो द आंसर इज बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर इज 75 जूल्स पर केल्विन पर मोल, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1 मोल वाटर को 1 केल्विन तक अगर रेज करना है टेम्परेचर को तो उसे 75 जूल जो है वो एब्जॉर्ब करने होंगे। When 1 kilojoule of heat is supplied to 100 gram of water which is free to expand, अब यहाँ पे ये बात जरूर मेंशन करनी जरूरी है कि वाटर यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो वो वाटर लिक्विड स्टेट के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पूछा गया कि इसका कितना राइज इन टेम्परेचर पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको 100 ग्राम के लिए बात हो रही है तो आप सबसे पहले या तो इसके मोल कन्वर्ट कर लें, इसके अकॉर्डिंगली इसको ग्राम्स में निकाल लें। अब देखिए कितना सिंपल केस है। वाटर जो है 1 मोल वाटर 18 ग्राम का होता है, और 18 ग्राम को हीट करने के लिए आपको चाहिए 75 जूल। तो 1 ग्राम वाटर के लिए कितना चाहिए होगा? वो होगा 75/18। इसे ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट पर ग्राम, राइट। तो ये हो जाएगा जूल पर ग्राम, ये हो गया इसकी स्पेसिफिक हीट फॉर 1 ग्राम। अब 100 ग्राम वाटर के लिए कितना हो जाएगा? वो इंटू 100 कर लेंगे, क्योंकि हीट जो है वो होता है m टाइम्स दी C टाइम्स दी डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, यही तो पूछा गया है, राइट। अब क्योंकि देखिए 1000 यूनिट आपने जूल प्रोवाइड कर दिया, इसको किलो जूल, 1000 जूल मतलब 1 किलो जूल का मतलब 1000 जूल हो गया, और मास है वाटर का 100, और C की वैल्यू आपको दे रखी है 75/18 टाइम्स द डेल्टा टी। इस क्वेश्चन का हिंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। जूल्स पर मोल है, ओह सॉरी, ये जूल पर मोल है या जूल पर ग्राम है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जब डेल्टा टी को कैलकुलेट करते हैं तो ये बड़े ही इजीली वैसे यहाँ से देखिए सॉल्व आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 18/75, और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा क्योंकि ये 1000 था, इधर 100 था, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 75 का डबल होता है 150, तो आप देख सकते हैं डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी, राइट, विच इज 2.4। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। 1 मोल गैस है, इसको हीट किया कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर रेज किया, यहाँ पे देखिए केवल 10 केल्विन बढ़ गया। हीट सप्लाई की गई गैस को 500 जूल, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, राइट। इसका ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि गैस में एक्सपेंशन कोई भी नहीं हुई है। तो अगर गैस में एक्सपेंशन ही नहीं हुई है तो जो वर्क है, जितना हीट हुआ, जितना वर्क आया, उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि क्योंकि एक्सपेंशन का काम हुआ ही नहीं है तो जो नेट वर्क डन है दैट शुड बी 0। तो अब आपके पास इन चारों ऑप्शन में से किस केस में वर्क डन 0 है? वो है केवल बी ऑप्शन में, राइट। वेल, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन है। यहाँ पे 2 मोल्स हैं गैसेस के और यहाँ पर 1 मोल है, तो नेट हमारे पास -1 टाइम्स RT होना चाहिए। तो ये केवल ए ऑप्शन में ही है, राइट। अब हम करते हैं 18th क्वेश्चन। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज, एंडो मीन्स energy is going in, so delta H is positive. Okay, when 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin is expanded, again it is expanded, right, isothermally from initial volume of 1 liter to 10 liter, right, the delta E for the process is, अब देखिए यहाँ पे चीज बड़ी क्लियर है कि जो आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछा गया है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कब आएगा? इंटरनल एनर्जी में चेंज तब आता है जब इसमें कोई वर्क या इसमें कोई हीट एब्जॉर्ब हो जाए, राइट, तो आता है चेंज।
और क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल है, इंटरनल एनर्जी बेसिकली तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो। क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आइसोथर्मल है, तो इसका मतलब कि जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो नहीं चेंज होगा, राइट। सो बड़ा ही बिग चैलेंज है कि अगर आपको इंटरनल एनर्जी चेंज करना है देन फर्स्ट चेंज द टेम्परेचर, right? Or you can say that you cannot change internal energy unless you change the temperature. During the isothermal expansion of an ideal gas, its enthalpy remains unaffected because there is no work done, there is no change in temperature, right? और वैसे भी जब आइसोथर्मल दे रखा है तो इंटरनल एनर्जी भी इसकी कांस्टेंट होगी, अनअफेक्टेड होगी, ना कोई वर्क हुआ है, ना कोई हीट चेंज हुआ है, ना कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ना ही कोई एंथैल्पी में भी चेंज होगा। ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस।